प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें एक या अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके कोई नया उत्पाद बनाते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, तो दूध क्या है? अभिकारक है, और दही क्या है? उत्पाद है। लोहे पर जंग का लगना, लोहे पर जब लोहे को जैसे बाहर आप छोड़ दें, खासकर बरसात के दिनों में, तो देखते हैं उस पर ब्राउन कलर के उस पर रस्ट आ जाते हैं, जंग लग जाते हैं ब्राउन। जब उसको उंगली से आप छुड़ाएंगे तो आप देखेंगे उंगलियों पे ब्राउन कलर लग जाता है। तो लोहे की परत जो है धीरे धीरे हटती जाती है, और ये इसलिए होता है क्योंकि लोहे पर जब जल, हवा और थोड़ा सा अम्ल पड़ता है तो उसी से वो अभिक्रिया करके फेरिक ऑक्साइड बनाता है, जो कि जंग कहते हैं उसको। तो ये रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिसमें कि आपके दैनिक जीवन में ऐसे बहुत सारी अभिक्रियाएं मिल सकती हैं। अंगूर का किण्वन होना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। आप भोजन जो करते हैं उसका पाचन यानी पचना, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो आप देखेंगे कि इन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में नए पदार्थ बनते हैं। अब इसी को हम रासायनिक परिवर्तन भी कह सकते हैं। और एक और है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की केवल अवस्था बदलती है, लेकिन उसका जो गुण है वो बदलता नहीं है। जैसे जल से बर्फ़ का बनना, या जल को गर्म करेंगे तो जल से भाप का बनना, ये भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि भाप से फिर वापस हम जल बना सकते हैं, बर्फ़ से फिर वापस हम जल बना सकते हैं। तो ये भौतिक परिवर्तन है जिसमें पदार्थ दूसरे पदार्थों में बदलता है, फिर वापस कंडीशन को आप बदलेंगे। जैसे पानी से अगर बर्फ़ बना रहे हैं तो उसे ठंडा करेंगे, लेकिन उसी बर्फ़ को थोड़ा सा गर्म कर देंगे तो फिर वापस जल हो जाएगा। इसका मतलब है कि कंडीशन को रिवर्स करने पर वापस वह उसी अवस्था में प्राप्त हो जाता है। तो ये भौतिक परिवर्तन है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? अवस्था भी बदलेगी, रंग में परिवर्तन भी हो सकता है, कुछ गैसों का उत्सर्जन भी हो सकता है, तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है। तो ये सारे के सारे जो बदलाव हैं ये रासायनिक अभिक्रियाओं में देखने को मिलते हैं। एक अभिक्रिया मैं आपको लिख करके भी समझाता हूँ। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिबन, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाएगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जैसे दीपावली में बच्चे फुलझड़ी जलाते हैं, मैग्नीशियम जस्ट उसी तरह से जलता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अब मैग्नीशियम का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना है। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन यदि इसे आप रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं तो इसे मैं लिख करके अभी समझाता हूँ आपको। यानी कि रासायनिक समीकरण क्या हुआ? रासायनिक अभिक्रियाओं को उनके प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मैग्नीशियम Mg, इसका संकेत है मैग्नीशियम का। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अधातु है, इसे अणु के रूप में लिखते हैं O2। एरो बनाएंगे और ये बनेगा MgO बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप यहाँ देखिए, मैग्नीशियम धातु है, ऑक्सीजन अधातु है, इसकी उपस्थिति में मैग्नीशियम जब क्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। ये रासायनिक समीकरण है। क्या है ये? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण जब आप लिखते हैं तो उसमें तत्वों के प्रतीक को व्यक्त करते हैं और एक बीच में एरो लिखते हैं, जिसको हम इक्वल ही पढ़ते हैं यहाँ पर। लेकिन एरो के बाईं तरफ जो भी तत्व मौजूद होंगे, जो भी पदार्थ मौजूद होंगे, उसे हम अभिकारक कहेंगे। इन सभी को क्या कहा जाएगा? अभिकारक, जिसको हम इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं, अभिकारक। और एरो के दाहिने तरफ जो प्राप्त होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं, जिसे प्रोडक्ट कहते हैं। अभिकारक, उत्पाद। अब
यहाँ सवाल ये है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की उपस्थिति से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। यहाँ आप देखिए 2 ऑक्सीजन है और यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 1 ऑक्सीजन। आपके मन में ये सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि यहाँ केवल 1 ही ऑक्सीजन क्यों है, यहाँ MgO2 लिख दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, इसे हम केमिकल फार्मूला से समझ सकते हैं। केमिकल फार्मूला थोड़ा सा मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा इस वीडियो में, इसलिए कि जब तक आप केमिकल फार्मूला के बारे में नहीं समझेंगे तब तक आप उत्पाद नहीं लिख पाएंगे, तो फिर संतुलन भी नहीं कर पाएंगे। तो पहले आप केमिकल फार्मूला थोड़ा सा समझें। केमिकल फार्मूला तत्वों की संयोजकता से लिखा जाता है। तत्वों की संयोजकता, जैसे आप जानते हैं 1 से 20 तक के तत्व का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। एटलीस्ट 20 तक तो आप याद ही कर लीजिए। जैसे हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम आप जानते हैं इनर्ट है, अक्रिय तत्व है, लिथियम का भी 1 है, बेरिलियम का 2 है, बोरान 3, कार्बन 4, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 2, फ्लोरीन 1। इस तरह से आप इन संयोजकताओं को जानते होंगे। अब संयोजकता के अनुसार फार्मूला कैसे बनता है मैं ज़रा आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए जल का सूत्र होता है H2O, H2O होता है, तो यहाँ पर H2O लिखा है, यानी कि यदि हाइड्रोजन को देखा जाए तो हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है? 1 है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। अब इसे हम क्रॉस पर ले जाएंगे, यानी 2 को हाइड्रोजन की तरफ और 1 को किसकी तरफ? ऑक्सीजन की तरफ। तो क्या सूत्र बनेगा? H2O बन जाएगा। मान लीजिए आपको देखना है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र देखना है। सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का आप जानते हैं H2SO4 होता है। तो कैसे होता है इसे समझिए। हाइड्रोजन की संयोजकता होती है 1 और इसमें सल्फेट मूलक है SO4, इसकी संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है, 2 निगेटिव और इसका 1 पॉजिटिव। तो यहाँ 2 हो जाएगा हाइड्रोजन के पास, 1 चला जाएगा सल्फेट के पास। तो क्या बन जाएगा? H2SO4। अगर हम आपसे कह दें कि आप कैल्शियम सल्फेट का सूत्र लिख दीजिए, तो कैल्शियम सल्फेट, आपको यहाँ पर कैल्शियम का भी जानना होगा, सल्फेट की भी संयोजकता जाननी होगी। कैल्शियम सल्फेट, यहाँ देखिए CaSO4, तो कैल्शियम की संयोजकता 2 है, SO4 की संयोजकता भी 2 है। तो अब ये 2 और 2 आपस में कट भी जाएंगे, इसलिए यहाँ पर हम कट करके 1 और 1 लिख देंगे। अब Ca के पास कितना जाएगा? कैल्शियम के पास 1 और सल्फेट के पास भी कितना जा रहा है? 1, इसलिए 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका जो सूत्र बनेगा वो CaSO4 बन जाएगा। तो इस तरह से अधिकतर फार्मूले आप संयोजकता के अनुसार लिख सकते हैं। यदि आपको संयोजकता नहीं याद है तो उसको याद करिए, क्लास 9th की बुक में दिया हुआ है। तो ये संयोजकता के अनुसार फार्मूले बनते हैं। अब मैं ज़रा यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगा कि ये कैसे लिखा गया है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा है। अब आपको इसे देखना कैसे लिखा हुआ, तो मैग्नीशियम की संयोजकता 2, ऑक्सीजन की भी 2, यहाँ से कट करेंगे 1 और 1 होगा, तो क्रॉस पर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा? MgO मिलेगा। अब इसे अगर संतुलित करना है तो आप देखिए उत्पाद में कितना मैग्नीशियम है? 1 है, यहाँ भी कितना है? 1 है, अच्छी बात है। ऑक्सीजन कितना है? यहाँ 1 है, यहाँ कितना ऑक्सीजन है? 2 है। तो यहाँ 2 है तो यहाँ ऑक्सीजन कितना होगा? 2 करना पड़ेगा आपको। तो 2 कैसे होगा? यहाँ आप 2 नहीं ले सकते, ये गलत हो जाएगा। आपको यदि संख्या बढ़ानी घटानी है तो हमेशा एटम या मॉलिक्यूल के आप पहले लिखेंगे, कोई भी संख्या लिखनी है। तो अब 2 ऑक्सीजन करने के लिए हमें 2 कहाँ लिखना पड़ेगा? लेफ्ट साइड में, MgO के पूरा लेफ्ट साइड में, बाईं तरफ। तो 2 अब आपने लिखा है तो मैग्नीशियम भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मैग्नीशियम 2 हो जाएगा। तो आप ज़रा लेफ्ट साइड में आइए, अभिकारक की तरफ। मैग्नीशियम कितना है? 1 ही है। तो ये कैसे होगा? यहाँ आपको Mg2 ऐसे नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा। यहाँ नहीं, आपको मैग्नीशियम के लेफ्ट साइड में 2 लिख देना है। और इस तरह से आप ये देखेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गई? संतुलित हो गई। अब इसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में और भी बताऊंगा।